चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये सवाल IFRS 9 के स्टैंडर्ड से पूछा गया है। 8 मार्क की वेटेज से सवाल की और हमसे इस सवाल में करेक्टिंग एंट्रीज मांगी गई है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। कहता है while reviewing the draft financial statements of Heavenly Limited for the year ended 31st December 2023, following mistakes were identified. HCL classified its investment in Fair Limited as an investment in associate and has applied equity accounting, despite having no significant influence over FL. On 1st May 2023, company purchased 90,000 shares of FL having a par value of 50 each, representing 20% shareholding at rupees 180 per share. On 31st October 2023, FL paid 30% interim cash dividend. FL reported a net profit of 24 million for the year ended 31st December 2023, and the fair value of each share of FL was 270 as on 31st December 2023. सर आसान अल्फाजों में ये कह रहा है कि एक सिंपल इन्वेस्टमेंट पे ऊपर आपने इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई कर दी है। करेक्शन ऑफ एरर के लिए या तो ये देखें कि क्या काम होना चाहिए था, ये काम हो गया, और अब सही करने के लिए क्या करेंगे, या फिर इस लेवल पे हम इतने डेवलप्ड हों कि हम डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनाए। क्या करें? तीन वाला काम करें। चले गूगल लेते हैं। जैसे आपने लिखा हुआ है कि प्लस नहीं है, ये तो 21 लिखा है, तो ये इन्फ्लुएंस को नहीं है, मतलब ये इतनी दिमाग में रेस्पेक्ट है, क्या प्लस हो के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वैसे तो लिखा हुआ है ये। सर एक ने कहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने 20% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है, लेकिन फिर ये भी लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये क्या बात हुई कि 20% शेयर होल्डिंग है लेकिन हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। अब यह समझिएगा एक चीज। देखिए, हम एक इन्वेस्टिंग कंपनी को कंसोलिडेट उस वक्त करते हैं जब हमारे पास उस इन्वेस्टिंग कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर्स आ जाएं। कंट्रोलिंग शेयर्स मोर देन 50% होती है, ये स्टैंडर्ड में डिफाइंड नहीं है। कंट्रोलिंग शेयर्स का मतलब है कि उतने नंबर ऑफ शेयर्स हो कि आप उस कंपनी की डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर सको। और एसोसिएट के केस में लिखा हुआ है कि आप एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंसिडर करोगे जब आपके पास उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है ये नहीं बताया हुआ, ये बताया हुआ है कि अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आप उसके डिसीजन को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो ये आपके एसोसिएट है, आप इसे इक्विटी अकाउंटिंग के तहत अकाउंट करो। फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जनरली अगर एक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स आपके पास है ना, मेजोरिटी शेयर्स आपके पास है ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास इस कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर्स हैं। अगर एक कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स आपके पास है ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करने की पावर आ गई है। लेकिन प्रैक्टिकली एट टाइम्स कंट्रोल 45% पे भी स्टैब्लिश हो जाता है। तो टाइम नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट है। जब हम कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो मैंने शुरू के इनिशियल लेक्चर में बताया होगा कि आपके पास एक कंपनी के 45% शेयर्स है और बाकी 55% इंडिविजुअल लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। अब चांसेस ही नहीं है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मिलकर आपके खिलाफ कोई डिसीजन लें, तो 45% में भी कंट्रोल आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि एक बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया और बैंक के पास उस कंपनी के 35% शेयर है, लेकिन लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत उस लोन के तहत बैंक को ये राइट है कि बैंक दो एडिशनल डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठा सकती है। तो बैंक के पास शेयर होल्डिंग 30% है, लेकिन एक लोन अरेंजमेंट की वजह से दो एडिशनल डायरेक्टर बैठाने की वजह से हमारे पास कंट्रोलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, तो भी कंसोलिडेशन हो रही है। तो ये 50% या 20% एक जनरल बात है कि जनरली 50% पे कंट्रोल अचीव हो जाता है, जनरली 20% पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है, लेकिन ये कोई 2+2 70 पे लकीर नहीं है। हो सकता है कुछ सिनारी में हमारे पास 20% शेयर होल्डिंग होने के बावजूद भी हम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ना कर सकते। तो सर हम वो वाला काम कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, और अब क्या करेंगे, या डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बनाए, अलग अलग बताएं सर। देखें, सबसे पहले एंट्री ऑलरेडी मेड और कंपनी का नाम था हेवनली। सर हमने यहाँ पे इक्विटी अकाउंटिंग कर दी है, तो हमने क्या किया होगा, हमने 90,000 शेयर बाय किए 180 पे, तो हमने एंट्री बनाई होगी
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट कैश क्रेडिट 90,000 इंटू 180 कितना? 16.2 मिलियन से हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट की होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट की होगी और कैश क्रेडिट कर दिया होगा। फिर हमने फर्स्ट में 13 पे एक्वायर किया था, फर्स्ट में 23 पे एक्वायर किया था, पूरे साल का प्रॉफिट था 24 मिलियन। तो हमने अपने पास अगली एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट 24 मिलियन मल्टीप्लाई बाय एक्वायर किया कब हमने? फर्स्ट में पे, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8/12 और मल्टीप्लाई बाय 20%। तो 3.2 का हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को डेबिट कर दिया होगा। फिर हमें 31 अक्टूबर पे डिविडेंड मिला था 30% इंटरम कैश डिविडेंड। तो हमने एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। कितने से? सर 90,000 शेयर बाय किए, हर शेयर की पार वैल्यू है 50 रुपए। याद रखना डिविडेंड परसेंटेज हमेशा पार वैल्यू में अप्लाई होती है, और 30% इंटरम डिविडेंड कितना? 0.27 मिलियन। 1.35 मिलियन, 1.35 मिलियन। अब ये एंट्री बन चुकी है सर। इसके बाद एंट्री टू बी मेड, क्या एंट्री बननी चाहिए थी? सर एंट्री बननी ये चाहिए थी कि आप सिंपली इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट करते हैं, इन्होंने बताया कौन सी कैटेगरी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट करते हैं या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या ओसीआई, और कैश क्रेडिट करते हैं 16.2 मिलियन, 16.2 मिलियन। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते, जो डिविडेंड मिला ऐसे डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड करते थे, तो कैश डेबिट डिविडेंड इनकम पीएनएल में क्रेडिट 1.35 मिलियन, 1.35 मिलियन। और फिर साल के आखिर में इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 270। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या पीएनएल डेबिट, और ओसीआई या पीएनएल में फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करते हैं कितना? 90,000 शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू 270 हो चुकी है, और हमने 180 पे परचेज किया था 8.1 मिलियन। अब ये एंट्री बन चुकी है, ये एंट्री बननी चाहिए थी सर। इन्वेस्टमेंट्स तो सही अमाउंट से रिकॉर्ड हुई है, इन्वेस्टमेंट सही अमाउंट से नहीं सर, इसको भी सही कर दें। रेक्टिफिकेशन एंट्री, सर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? यहाँ देखें, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डेबिट होंगी और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट हो जाएगा 16.2, 16.2। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रिकॉर्ड हुआ है वो होना ही नहीं चाहिए था, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा पीएनएल में 3.2 मिलियन, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट हो जाएगा 3.2 मिलियन। सर डिविडेंड इनकम कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया, जबकि इन्वेस्टमेंट डिविडेंड इनकम क्रेडिट होना चाहिए था। सही कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट 1.35 मिलियन और डिविडेंड इनकम क्रेडिट 1.35 मिलियन। और फेयर वैल्यू की एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डेबिट हो जाएगा, और फेयर वैल्यू गेन पीएनएल या ओसीआई में 8.1 मिलियन। सिंपल है ये तो, लेकिन इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें ये बनानी चाहिए वैसे। सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। बॉन्ड इशूड बाय एचएल हैड बीन ट्रीटेड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हमने बॉन्ड इशू किए
और हमने इसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू अज्यूम कर लिया, ट्रीट कर लिया। On 1st April 23, company issue 40,000 bonds for rupees 1,000 each. At a premium of 300, redeemable in 8 years. The transaction cost associated with the issuance of bond was 20 per bond, which was expensed out. The coupon interest rate at 20% per annum payable on 31 March. The approximate effective interest rate was 16%, and FL measures the financial liabilities at amortized cost. देखो, पहले इन्होंने कहा कि हमने बॉन्ड इश्यू किया और गलती से उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट कर लिया, यानी कि हमने कैश डेबिट, शेयर कैपिटल या इक्विटी क्रेडिट कर दी होगी। लेकिन एक्चुअली ये बॉन्ड है, 40,000 बॉन्ड है, 1000 की पार वैल्यू और 300 के प्रीमियम, यानी कि 1300 पे इश्यू किए, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बनना चाहिए था। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 20 रुपए पर बॉन्ड है, क्योंकि हमने एक्सपेंस आउट कर दिया है। चूंकि अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है, तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारी कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। फिर 20% का कूपन है, 16% का IRR है, और इंटरेस्ट कब पे होगा? 31 मार्च पे। तो पहला इंटरेस्ट पे होगा 31 मार्च 2024 को, यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करते हुए हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि डिविडेंड तो पे किया ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो हम ईयर एंड पे IRR के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सू अनवाइंड करेंगे। सर इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होंगी? डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाए। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास 40,000 बॉन्ड के अगेंस्ट 1300 रुपए पर बॉन्ड आए। तुमने एंट्री क्या बनाई थी? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। क्रेडिट क्या होना चाहिए था? फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो हम शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे, शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे, और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। कितने से? सर 40,000 40,000, 40,000 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000, 40 मिलियन, और 40,000 मल्टीप्लाई बाय 300, 12 मिलियन। इन दोनों को डेबिट करके 52 मिलियन से फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। फिर तुमने 20 रुपए पर बॉन्ड की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की, और तुमने इसको एक्सपेंस आउट कर दिया। तुमने एंट्री क्या बनाई थी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। होना क्या चाहिए था? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। तो अब हम फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट करेंगे और एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना? 0.08, 0.8। और फिर चूंकि हमने इसको इक्विटी ट्रीट कर लिया, तो हमने डिविडेंड की कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि वो तो अगले साल पे होगा। लेकिन ईयर एंड पे हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस पीनल में डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट करना है। कितने से? सर 52 मिलियन का हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड किया, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट नेट ऑफ कर दी, मल्टीप्लाई बाय 16%। ये समझ आ रहा है मैंने क्या किया है? 52 पे क्रेडिट किया था, फिर 0.8 पे डेबिट कर दिया था, तो नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट 52 माइनस 0.8। सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे, फाइनेंशियल एसेट में करेंगे, लायबिलिटी में नहीं। 16% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और कब इशू किया है? 1 अप्रैल पे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। 6.24। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी एडजस्टमेंट नंबर 2 के केस में। फाइनेंशियल लायबिलिटी में फाइनेंशियल कॉस्ट पे डेबिट्स की कैपिटलाइज करना शुरू हुआ। हां, कॉस्ट रेट में डेबिट करें स्कीम चलेगा। इक्विटी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट को शेयर प्रीमियम भी कर दो। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इक्विटी के केस में तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट थोड़ी होती है। इक्विटी के केस में तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट शेयर प्रीमियम से एडजस्ट होती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया था ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड
कहाँ गया, विच वॉज एक्सप्लेन, यानी कि इक्विटी भी किया है और उसमें भी गलती की हुई है इसने। एक तो इक्विटी गलत रिकॉर्ड किया और फिर गलती के अंदर एक गलती की है, तो हमने सारी गलतियां सुधार दी। कॉपी कर लें सर। Yeah.